हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। आज से हम क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि रसायन विज्ञान वास्तव में है क्या। पिछली कक्षाओं में आपने 9वीं 10वीं में रसायन विज्ञान के बारे में काफ़ी चैप्टर पढ़े हुए हैं, बहुत सारे पदार्थों के बारे में जाना हुआ है ना। लेकिन इसको शुरू करते समय हमें एक दो बातों का ध्यान रखना है। रसायन क्या है? ये क्या है? हमारे हाथ में चौक है। ठीक है, इस चौक का रंग क्या है? इस चौक का रंग क्या है? सफेद है। ठीक, किस अवस्था में है? ठोस है। इसकी अवस्था ठोस है। ठीक, अगर इसको पानी में घोला जाए तो क्या ये घुल जाएगी? पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से घुलेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? विलेयता। अगर इसका टेस्ट देखें, इसका स्वाद देखा जाए, स्वादलेस। ठीक है, अगर इसको अग्नि में, आग में जलाया जाए तो क्या ये जलेगा? नहीं। ठीक है, मतलब इसमें ये गुण नहीं होता। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्या इसका जो है वजन किया जा सकता है? बिल्कुल इसका वजन किया जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है इस अध्याय में, और वो चीजें आपको ये बताएंगी कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं जो रसायन विज्ञान में, जिनके बारे में हमें जानना होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज क्या है? द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है कि जो क्या करे, जिसका द्रव्यमान हो। ठीक है, और जो क्या करे, स्थान घेरे, वो क्या कहलाएगा? आपका द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान घेरने से मतलब, द्रव्यमान होने से मतलब ये है कि उसका कुछ वजन हो, जिसमें हम जो है उसको माप सकें, तौल सकें। ठीक है, और उसको जो है किसी ने जिस स्थान पर उसको रखा गया है, उस स्थान पर, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, स्थान तो घेरेगी ही और उसका द्रव्यमान अवश्य होगा। तो यही क्या होती है? द्रव्य की प्रकृति। अब इसमें जो है हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 11वीं की रसायन का पहला अध्याय है, जिसमें आप ये पढ़ रहे हो। क्योंकि आप ये चीजें थोड़ा शॉर्ट में 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो,
पदार्थ की अवस्था वाला जो अध्याय था पहला, उसमें भी ये पढ़ चुके हो। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं में एक तो क्या हो गई आपकी ठोस, दूसरी क्या हो गई आपकी द्रव, और तीसरी क्या हो गई आपकी गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं में तीनों के बारे में जो है आपको पूरा डिटेल आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है और किसके बारे में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो जैसे ठोस है, ये हो गया मान लो आपका ठोस। ठीक, क्या दिख रहा हमें कि इसके जो कण हैं वो क्या हैं, बहुत पास पास हैं। मतलब कणों की जो गतिशीलता है वो क्या है, शून्य। मतलब ये जो हैं आपके ठोस के कण, ये गतिशील अवस्था में नहीं होंगे। ठीक है, जिस स्थान पे हैं वही उसी स्थान पर उपस्थित रहेंगे। एक कण को दूसरे कण से क्या करेंगे, बांध के रखेंगे। ठीक है, आसानी से मूव नहीं होंगे। तो ये क्या है आपके ठोस। ठीक, अब बात की जाए द्रव की, तो द्रव क्या है, मान लो क्या किया हमने, एक बीकर के अंदर कुछ कण ले लिए। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका द्रव। अब द्रव के कणों में गतिशीलता होती है, लेकिन क्या कम, इतने भी ज्यादा गतिशील नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा आसानी से जो है मूव कर जाएं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, तुरंत नहीं होगा। मतलब इनमें गतिशीलता का जो गुण होगा वो कम होगा। तीसरी जो बात की जाए वो क्या है आपकी गैस। अब गैस की बात की जाए तो गैस के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यंत तीव्र गतिशील। द्रव्य के जो कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है इनकी गतिशीलता बहुत आसानी से हो जाती है, या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके ठोस, द्रव और गैस के कणों की गतिशीलता के बारे में चर्चा। अब इसमें ये चीज हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हुए हैं कि जो ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं इनके आयतन और आकार, ठीक, तो इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार भी निश्चित होता है। किसका, ठोस का। लेकिन अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव का जो आयतन है वो तो निश्चित होगा, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होगा। कैसे, जिस भी बर्तन में, चाहे किसी भी पात्र में, आप लोटे में, गिलास में, है ना, किसी भी बर्तन में, बोतल में भरोगे, जग में भरोगे, तो जिस भी बर्तन में द्रव को भरा जाएगा वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या है, द्रव का गुण है। लेकिन आयतन, गैसों का आयतन भी अनिश्चित होता है, और साथ साथ में इनका आकार भी अनिश्चित होगा।
मतलब जिस पात्र में भी इनको रखा जाएगा, तो द्रव जैसे नहीं है ये कि द्रव में जितना पदार्थ था उतना ही होगा। कि मान लो 2 लीटर की बोतल में आपने 1 लीटर पानी भर दिया तो वो उसका आकार तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन होगा 1 ही लीटर भरा जाएगा, बोतल आधी खाली रहेगी, 1 लीटर तक भरी रहेगी। लेकिन गैस में क्या होगा, कितना ही बड़ा बर्तन क्यों ना हो और कितनी ही कम मात्रा में इसका आयतन क्यों ना हो, 50 किलो के सिलेंडर में, 15 किलो के सिलेंडर में अगर 1 किलो गैस भी भरोगे तो वो भी उसको पूर्ण आकार में ग्रहण कर लेगी। ये किसका गुण है, गैस का गुण है कि ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी द्रव्य की अवस्थाएं। इसके बाद बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की। ठीक, द्रव्य का वर्गीकरण किस तरीके से होगा। तो द्रव्य में सबसे पहली चीज तो क्या होगी, ये हो गया द्रव्य। ठीक, इसको भाग बांट दो 2 भागों में। पहला भाग क्या हो जाएगा, मिश्रण, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ भी 2 भागों में बांटे गए हैं। एक तो क्या हो जाएंगे, तत्व, और दूसरे क्या हो जाएंगे, यौगिक। ठीक, अब इनमें जो है हमें हर एक चीज के बारे में देखना होगा कि कौन सी चीज क्या है, किसके बारे में क्या क्या आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज है आपकी मिश्रण। मिश्रण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को क्या कर दिया जाए, एक अनुपात में मिला दिया जाए। अब वो अनुपात क्या होगा, वो निर्भर करता है उसकी समांगी प्रकृति पर और विषमांगी प्रकृति पर। ठीक है, जैसे मान लो 2 या ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अगर समांगी मिश्रण है मान लो, तो समांगी मिश्रण में क्या होगा, समांगी मिश्रण में ये होगा कि जो कण या अणु मिलाए जाएंगे इसमें, उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब इनको जो है निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। जबकि जो विषमांगी मिश्रण है, इनका अनुपात निश्चित नहीं होता। मतलब इनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो जो है वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। नाम ही उसका विषम। समांगी मतलब समान आयतन निश्चित होगा, और अवयवी कण जो होंगे वो भी एक ही प्रकार के गुणों को दर्शाएंगे। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में हमने क्या ले लिया, जल व चीनी का मिश्रण, या जल व नमक का मिश्रण, या फिर आपकी वायु हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि जो जल व चीनी का मिश्रण है, तो जल और चीनी इनको आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जल और नमक का मिश्रण अगर बनाया जाए तो वो भी आसानी से घुल जाएंगे। और वायु, तो वायु तो अपने आप में एक समांगी मिश्रण है,
मतलब वायु में कई प्रकार की गैसें उपस्थित हैं, उसके बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि इस वायु में ऑक्सीजन अलग दिख रही है, कार्बन अलग दिख रही, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही, क्या ऐसा होता है? नहीं। इसलिए वो क्या है, एक समांगी मिश्रण है, निश्चित अनुपात में घुलनशील है। अब बात की जाए विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण जो अनिश्चित है, जैसे हमने बात कर ली कि दाल प्लस चावल हो गए, दाल और चावल दोनों को आप अलग अलग देख सकते हो, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और कीचड़, कीचड़ में क्या होता है? जल होता है ना, कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होती है, धूल होती है, तो कई विधियों द्वारा जो है इसको भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो मिश्रणों को अलग करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, इन विधियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे डिटेल से। इन विधियों में जैसे एक क्या हो गई, आसवन, पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं आपने, ठीक है। क्रिस्टलन, छानन, ठीक है, बीनना, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये कई सारी ऐसी विधियां हैं, मतलब रासायनिक विधियां, जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मिश्रण से उसके अवयवी कणों को अलग किया जा सकता है। मतलब एक मिश्रण है, चाहे वो समांगी हो या विषमांगी हो, आप चाहें तो उसको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग कर सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण, वो क्या है आपकी, बाष्पीकरण, ठीक है। तो इन सभी विधियों का उपयोग करके मिश्रणों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई काय की, मिश्रण की। अब बात करेंगे पदार्थ। चलिए, अब ये जो आपका शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ दरअसल, जैसे मान लो मैंने उदाहरण ले लिया कि O2 है, ऑक्सीजन, ठीक। अब इस O2 में क्या है, एक ऑक्सीजन का परमाणु प्लस एक और ऑक्सीजन का परमाणु, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, O2 का या ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन का अणु। अब होगा क्या, ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। कैसे शुद्ध है, आप कैसे कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो एक शुद्ध पदार्थ कहा जा रहा है, जबकि वायु को शुद्ध पदार्थ नहीं कहा जा रहा था? क्यों? क्योंकि जो आपकी वायु थी उसमें ऑक्सीजन भी थी, कार्बन भी थी, नाइट्रोजन भी थी, हाइड्रोजन भी थी, हीलियम भी थी, नियान भी थी। कुल मिला के बात ये है कि ये क्या था, गैसों का मिश्रण था, अलग अलग गैसों का मिश्रण। इस बात को ध्यान रखें कि वायु जो थी वो शुद्ध पदार्थ इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें कई सारी गैसों का, अलग अलग गैसों का मिश्रण था, भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण। जबकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है आपकी, O2 गैस है, ये शुद्ध पदार्थ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के क्या उपस्थित हैं, परमाणु। तो यही तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हो गई कि एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों से बना पदार्थ,
वो क्या होगा, आपका शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ तत्व भी होते हैं और यौगिक भी होते हैं, है ना। अब ये जो आपके तत्व हैं, इनसे भी आप पहले से भली भांति परिचित हो कि इनके भी ये समान रूप से निर्मित होते हैं। मतलब प्रत्येक कण जो होगा इनका, प्रत्येक परमाणु जो होगा वो इनके ही बने गुणों से आधारित होगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन है H2, इसमें क्या है H प्लस H है, तो ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु है। ठीक है, O2 की अभी चर्चा की, इसमें O प्लस O है, ये भी एक ही प्रकार के परमाणु है। ठीक, लेकिन क्या इनको आप तत्व कहोगे, नहीं, तत्व ये है। ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, नियान है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, ये सभी अपने आप में क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन कैसे पदार्थ, तत्व हैं ये। मतलब इनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक ही प्रकार के हैं, अर्थात इन्हें क्या नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। किसके नियम के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो दिया था, तो ये क्या हो गए, आपके तत्व हो गए। लेकिन अगर बात की जाए काय की, यौगिक की, बात की जाए अगर यौगिक की, तो यौगिक क्या है आपके, हमने क्या किया, दो लिए हाइड्रोजन और उसमें मिला दिया एक ऑक्सीजन, तो इसने क्या बनाया, H2O। अब ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। कैसे, ये था एक हाइड्रोजन प्लस ये था एक हाइड्रोजन प्लस ये था एक ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी थी, एक H1, 1H1, और ये क्या था, ये भी था 1H1। ठीक, एक इसके पास कण था इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में क्या किया, संयोग किया, तो ये तो कितने हो गए, दो हो गए। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, O8। इसमें पहली कक्षा में तो दो भर दिए जाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने बचेंगे, 6। तो इसको क्या, कितने की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। ये 2 की आवश्यकता ये कहां से पूरी करेगा, हाइड्रोजन से पूरी करेगा। तो जैसे ही इसको 2 मिल जाएंगे, तो पहली कक्षा में इसके 2 थे, और दूसरी कक्षा में 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसने क्या निर्माण कर लिया, H2O। ठीक है, जल का निर्माण कर लिया। ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, और एक ही प्रकार के कणों से भी नहीं बना, अलग अलग प्रकार के कण उपस्थित हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार के कण ही होंगे यौगिक में हमेशा। ये भी, ठीक है, ये भी, ये सारे क्या हैं, ये भी एक तरीके से यौगिक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इनको अगर कहा जाए क्या, अणु, ऑक्सीजन का अणु, हाइड्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, क्लोरीन का अणु, एल्यूमिनियम का अणु, तो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते कि ऑक्सीजन का यौगिक या व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो इस प्रकार से जैसे कि ये जल का निर्माण हुआ, ऐसे ही निर्माण हो जाता है आपके, एक आध और उदाहरण ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, C प्लस O प्लस O, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन की संयोजकता 6,
मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 2 और 4। इसको कितने की आवश्यकता है, 4 की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक, ये है ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, कितने की आवश्यकता, 2 की आवश्यकता। एक और ऑक्सीजन है O8 2 6, इसको भी कितने की आवश्यकता, 2 की। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, इन दोनों ऑक्सीजन को क्या हो जाएगी, आवश्यकता 2 + 2 मिलके कितने की है, 4 की। और इसको भी 4 की आवश्यकता है, या इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 4 इसको दान कर देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में एक बंध बनेगा जिसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध, क्योंकि इन्होंने क्या किया, संयोग किया, और संयोग करके जो है एक नई यौगिक का निर्माण किया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब ये संयोग करते हैं तो ये CO2 जब बटेगा, मान लो ये तोड़ा जा रहा है, क्योंकि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता लेकिन किसी अणु को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये काय में बट जाएगा, C++O2-। अब ये प्लस और माइनस क्यों आया, धन और ऋण का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कक्षा में वो किसको दिए थे, ऑक्सीजन को दिए थे, इसलिए ये उस समय क्या थे, दाता थे। ठीक, और ऑक्सीजन ने क्या किए थे, ग्रहण किए थे, इसलिए ये उस समय क्या थे, ग्राही थे। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही थे, दाता थे, और ये कौन क्या थे, इलेक्ट्रॉन ग्राही थे, ऑक्सीजन। ठीक है, तब जाके जो है इनका क्या बना था, यौगिक का निर्माण हुआ था। ठीक, इस प्रकार से संयोजी बंध बनते हैं। और आगे आने वाले जो अध्यायों में आप वान डेर वाल्स बल भी पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गए काय की बात, यौगिकों की बात। तो ये तो क्या हो गया आपका द्रव्य का वर्गीकरण की जो चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें हमने द्रव्य को बांट दिया मिश्रण में, समांगी मिश्रण में, विषमांगी मिश्रण में, हमने इनके उदाहरण भी देख लिए। फिर हमने पदार्थ था शुद्ध पदार्थ, उसको तत्व में बांट दिया और यौगिक में बांट दिया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पदार्थ के परिवर्तनों पर। जो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन हैं उसकी बात की जाए तो इससे आप भली भांति परिचित हो कि यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरे क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, पिछली कक्षा को अगर याद करें आप 9वीं कक्षा को, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण थे आपके, जिसमें आप इन उदाहरणों के आधार पर इनकी परिभाषाएं भी बना लिया करते थे। कि जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण दूं, जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, यहां पर मैं लिख दूं बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना। अब यहां पर भौतिक परिवर्तन में हमने देखा कि बर्फ का पिघलना लिखा हुआ है, कांच का टूटना लिखा हुआ है, यहाँ पर जंग का लगना लिखा है, मोमबत्ती का जलना लिखा हुआ है। या फिर और भी जैसे
दही, जो दूध का दही बनना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ जो है पिघलेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक, बर्फ जो है पिघला और बना जल। ठीक, जल को हमने और गर्म कर दिया तो ये क्या बन गया, वाष्प बन गया। ठीक, वाष्प को हमने क्या किया, ठंडा कर दिया, फिर ये जल बन जाएगा। और जल को फिर से हमने ठंडा कर दिया, ये फिर से बर्फ बन जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, बदलते नहीं हैं। केवल रूप बदलता हुआ दिखाई देता है, केवल रूपांतरण समझ में आता है कि जैसे बर्फ से जल बन गया, लेकिन बर्फ का फॉर्मूला भी H2O है और जल का फॉर्मूला भी H2O है और वाष्प का फॉर्मूला भी H2O है। मतलब इनका जो संगठन है क्या वो बदला, इनका जो आणविक या अणु का संगठन है क्या वो बदला, बिल्कुल नहीं, ज्यों का त्यों है। बदला तो क्या, सिर्फ इनका रूप। ऐसे ही हो गया आपका कांच का टूटना, कांच अगर टूटेगा तो क्या होगा, कांच में ही बटेगा। भले बड़ा सा बर्तन था, मान लो बॉल जो है आपकी एक कटोरी थी बोल, वो टूट गई तो क्या होगा, छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी, लेकिन रहेगा तो क्या, कांच ही। मतलब केवल उसका क्या बदलेगा, रूप बदलेगा, ना कि उसका संगठन। ठीक है, आणविक संगठन नहीं बदलेगा। अब बात की जाए रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे इन्होंने बोला कि जंग का लगना, जंग किस में लगेगी, लोहे में। ठीक, अब लगेगी कैसे, जब कुछ मात्रा में क्या हो, नमी हो और कुछ मात्रा में क्या हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, तब जाके क्या होगा, नमी कुछ मात्रा में और वायु, तब जाके जंग बनेगी। तो हम Fe2O3 इंटू XH2O, ये क्या है, जंग का सूत्र है। अब ये था लोहा, लोहा था कि कोई पदार्थ था, और पदार्थ में हमने ये पता करना था कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमने देखा कि जैसे ही नमी युक्त या वायु या नमी ने जैसे ही लोहे के साथ क्रिया की और उसने निर्माण कर लिया क्या का, जंग का। यही जंग क्या है, वास्तव में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जिसमें हमने देखा कि इनका संगठन भी बदल गया और साथ साथ में अब जंग लगा हुआ लोहा और बिना जंग लगा हुआ लोहा दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये जो मोमबत्ती थी, मोमबत्ती क्या हुई, जली। ठीक, मोमबत्ती जैसे ही जलेगी तो जलने के बाद क्या होगी, पिघल जाएगी। लेकिन क्या होगा, कुछ फर्क दिखेगा, पहले जैसी मोमबत्ती ये नहीं रहेगी और साथ साथ में ये जो मोम होगी इसकी मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोमबत्ती का जलना दोनों उदाहरणों में आते हैं, आपके भौतिक परिवर्तन में भी और रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन बात की जाए दूध का दही बनना, ये जो आपका दूध था जैसे ही ये बना दही, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, दूध जो है वो एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, क्या, दही, दूध दही में बदलता है एंजाइम की उपस्थिति में, कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं के माध्यम से जो है यह इसमें बदलता है, किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, और ये जो किण्वन की क्रिया होती है, और जब ये क्रिया होती है तो इसका भौतिक परिवर्तन, मतलब जो पहले दूध था वो अब दूध जैसा, मतलब इसके पहले जैसे गुणधर्म अब नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ये होते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इनसे संबंधित एक और बात है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक बहुत सारे उदाहरण हैं, इनके कई सारे उदाहरण हैं, उनको आप पढ़ें और अगली कक्षा में जो है हम देखेंगे, पढ़ेंगे काय के बारे में, मापन के बारे में।
किसकी मापन? भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों के मापन के बारे में चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाता हूं इस क्लास में। लंबाई रिवीजन हो जाए ताकि बात दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये हमने कब पढ़ा था। ज्योति तीव्रता, घनत्व, कुछ इन चीजों के बारे, इनके मात्रक याद रखें और साथ साथ में MKS, CGS और SI इनके फुल फॉर्म निकालें, ठीक है। और इनमें किन किन चीजों का मापन होता है इसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल, YouTube पर मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप सर्च करेंगे लिखकर आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब बटन को जो है दबा लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।